हेलो गाइस, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फेनकॉनी सिंड्रोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं ये क्लियर कर दूं कि फेनकॉनी सिंड्रोम अलग चीज़ है, मींस के यूरिनल में जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल होता है उससे रिलेटेड है। बट एक और चीज़ भी है हमारे पास, वो है फेनकॉनी एनीमिया। तो फेनकॉनी एनीमिया जो है वो ए प्लास्टिक एनीमिया से मीन्स उसका जो है कनेक्शन है, जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो है फेनकोनी एनीमिया और फेनकोनी ए प्लास्टिक जो है, इनका जो है आपस में कनेक्शन है। जो फेनकोनी सिंड्रोम है वो रीनल में पीसीटी जो है उससे रिलेटेड है, जो कि अब हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फेनकोनी सिंड्रोम है वो मोस्टली क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो पीसीटी होती है, मीन्स के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल, हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल होती है उसमें जो है हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी रीअब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट हो जाता है। तो हम इसकी फिजियोलॉजी से रिलेट कर लेते हैं कि वहाँ से क्या डिफेक्ट होता है, तो क्या मीन्स जो है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन और जो हमारे पास सिक्रीशन का डिफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज फेनकॉनी सिंड्रोम। तो होता ही है कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल है, हमें पता है यहाँ पर जो हमारे पास यूरिन है इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे हमारे पास यूरिन है, इसके इस साइड पे जो हमारा हमारा ब्लड है। तो इनमें होता है क्या है कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहे होते हैं, मीन्स उनमें जो प्रॉब्लम हो जाएगी। होता ही क्योंकि जो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है पीसीटी में, वहाँ पर इस साइड पर जो है यहाँ पर मसला हो जाता है, जो मीन्स कि एक किस्म की ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने की वजह से जो हमारे पास ये जो सारी चीज़ें हैं और ये जो सारी चीज़ें, इनमें डिफेक्ट हो जाता है, मीन्स कि कुछ एक्सक्रीट नहीं होते और कुछ एब्जॉर्ब नहीं होते। तो जो जाहिर बात है यहाँ से एक्सक्रीट नहीं होंगे, हमारे पास जो इस जो है इधर वाला जो इधर नहीं आएंगे और जो इधर नहीं आएंगे, तो उनमें जो है यूरिन में और ब्लड में जो है थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, या कह लें ज़्यादा चेंजेस आएंगी, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। तो हमारे पास जो है हमने ऑलरेडी जो है यहाँ नोट्स बना के रखे हुए हैं, एक डिफरेंट जो नॉर्मल पीसीटी में क्या होता है और फेनकॉनी सिंड्रोम जब होता है तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं। तो होता यूँ है कि अगर हम देख लें नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास मीन्स यहाँ पर जो है ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब ऑल ग्लूकोज मीन्स इस तरीके से हमारे पास जो ये ग्लूकोज होता है इसके हिसाब से मीन्स ये इनहिबिट करता है। चलो ये तो हम साइड पे रखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम जो है वो एंटर होता है मीन्स के पीसीटी में, और ग्लूकोज जो है वो भी एंटर होता है उसके साथ, मीन्स के दोनों को ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो इससे क्या मतलब हो कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो है इसमें सोडियम, तो हमारे पास सोडियम हो गया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। देन उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज हो गया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास ये दोनों चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा जो है हमने देखा है कि यहाँ पर जो हमारे पास सोडियम है और हाइड्रोजन है, वो क्या होते हैं, को ट्रांसफ़र होते हैं। मीन्स कि सोडियम एंटर होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही है नॉर्मली। सो वी कैन से सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि मीन्स अब हम देखेंगे एसिडोसिस क्या होता है, अल्कलोसिस क्या होता है, वो हम बाद में देखते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ें हो गई। देन उसके बाद क्या है कि हमारे पास नॉर्मली जो देखें कि सोडियम और हाइड्रोजन जो है उसको ट्रांसपोर्टर जब होते हैं, मीन्स कि सोडियम अंदर जाता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो होता है क्या है, हमारे पास HCO3 नेगेटिव पड़ा होता है। तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो बाहर निकलता है उसके साथ बाइंड होकर हमारे पास बाइकार्बोनेट बना लेता है। हमारे पास ये बाइकार्बोनेट बनाने के बाद जो हमारे पास HCO3 है, मीन्स कि ये जो ये वाला जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट की बात हो रही है, तो H2SCO3 जो है यहाँ पर जाके CO2 और H2O में ब्रेक डाउन होके देन उसके बाद वाटर जो है उसकी सूरत में एब्जॉर्ब होके देन हमारे पास अगेन H2CO3 बनाते हैं, और मीन्स के एक किस्म का साइकिल चलता रहता है। और अगेन वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और HCO3 नेगेटिव करता है, मीन्स के जो यहाँ पर एब्जॉर्बेशन मेन मकसद इसका क्या था, हमारे पास HCO3 नेगेटिव जो है उसने एब्जॉर्ब होना है, किसमें, ब्लड में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है इधर ब्लड में उसने आना था, ठीक है। तो नॉर्मली क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, तो नॉर्मली ये हो रही है। तो होता ही है कि हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट ये भी हो गया। देन उसके बाद हमारे पास है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, पोटाशियम, अमाइनो एसिड एंड यूरिक एसिड। तो ये थी हमारी नॉर्मल पीसीटी। अब हम देखते हैं कि फेनकॉनी सिंड्रोम में उसके क्या चीज़ें आते हैं। तो नॉर्मल पीसीटी में हमें देखा कि यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो रही थी, मीन्स के ये तो वो क्या थी, रीअब्जॉर्ब हो रही थी, मीन्स के यूरिन से जो है वो एक्सक्रीट जो है नहीं हो रही थी, बल्कि अंदर रीअब्जॉर्ब हो रही थी। मीन्स कि एक सोडियम यहाँ से हमारे पास आ रहा था, एक सोडियम यहाँ से आ रहा था, ठीक है। तो ये सोडियम और ये वाला सोडियम मिल के जो
जो 3 मॉलिक्यूल सोडियम के निकाल रहे थे ना यहाँ से, तो ये हमारी जो सोडियम है ये हमारी जो है एब्जॉर्ब हो रही थी किसमें, ब्लड में। तो अब जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी क्योंकि हमारा जो पीसीटी यहाँ पर है, जो ब्रश बॉर्डर्स हैं वो डिफेक्टेड है, मीन्स कि सोडियम एंटर ही नहीं होगी। तो क्या होगा कि यूरिन से बाहर निकल जाएगी। तो होता ही है कि इसकी जो लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सो क्या होगा कि हाइपोनेट्रीमिया, मीन्स कि जो ब्लड में है उसमें सोडियम की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन यूरिन से तो निकल रही है, तो क्या होगा कि यूरिन में उसकी जो सोडियम की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटाशियम। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास हमने देखा HCO3 जो हमारा जो अंदर था इधर, तो ये तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो काम कर नहीं रहा, ठीक है ना। तो डिफेक्ट होने की वजह से जो हमारे जो ये था, ये क्या करते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड से DCD में चले जाते हैं, मीन्स के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मीन्स के नीचे वाला जो हमारे पास डिस्टल पोर्शन होता है, उसमें जाने के बाद होता ही यूँ है कि जो HCO3 उसके जाने के बाद DCD में जब जाता है तो हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है वो हाई हो जाता है। एल्डोस्टेरोन जो है हाई होने की वजह से होता ये है कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन्स के आगे जो है ना 2 प्रोसीजर्स होते हैं। या तो उसने क्या करना होता है, मीन्स के हमारे पास 2 उसके एक किस्म के साइकिल होते हैं, मीन्स के या तो उसने क्या है यहाँ पर जो है पोटाशियम को रिलीज़ करना होता है सेल से, और इसके बदले में जो क्या करता है हमारे पास इधर सोडियम को इनटेक करता है। या तो हमारे पास ये होता है, ठीक है, या हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर सेल से यहाँ से क्या करते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो निकालता है और सोडियम को इनटेक करता है। तो हमारे पास ये हम एल्डोस्टेरोन्स को है नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो होता यूँ है कि हमारे पास एक्टिवेट क्या होता है, हमारे पास जो फर्स्ट तो ये है और 2 जो हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये क्या करता है कि इसके एल्डोस्टेरोन जो है वो हाई है। एल्डोस्टेरोन के हाई होने की वजह से ये वाला जो साइकिल है इसको तो वो नहीं मतलब आगे फर्दर उसको मूव करेगा। तो होता यूँ है कि इसको मूव करता है, मीन्स के पोटाशियम को जो है वो निकालता है और सोडियम को इनटेक करता है। तो होता यूँ है कि जब वो पोटाशियम को निकालता है मतलब कि ब्लड से निकालता है DCD में, तो होता ही हो कि वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हाइपोक्लीमिया हो जाते हैं। एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं, देन अगेन जो है इसको समझते हैं। तो DCD में इसका जो है मेनली जो है इसका रिलेशन है, उसका क्या है कि रास सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है मोस्टली अक्सर लोग जो है इसको क्लियर नहीं करते। हम ये बोल देते हैं कि हमारे पास जो इधर वाला पोटाशियम है ना, इसका जो है इसका कोई कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। जो DCD में जाके उसने जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो HCO3 जो होता है उसके डिफेक्टिव होने की वजह से वो आगे DCD में जाता है और वो एल्डोस्टेरोन्स को जो है प्रमोट करता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होता है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होने के बाद हमारे पास जो है वो सोडियम और पोटाशियम को जो है वो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो पोटाशियम है वो ज़्यादा निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती और ब्लड में क्या हो जाता है, हाइपोक्लीमिया, मीन्स के पोटाशियम जो है वो डिक्रीज हो जाता है और यूरिन में उसकी पोटाशियम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। देन उसके बाद हमारे पास है ये सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन कर लेते हैं। तो सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन थी जो हमारे पास यहाँ पर देखें, ये हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही थी, ठीक है ना, ये तो होती है नॉर्मली। अब पीसीटी काम नहीं कर रहा, पीसीटी काम नहीं कर रहा तो हमारे पास जो रीनल ट्यूब्यूलर जो है यहाँ पर उसमें हाइड्रोजन जो है ट्रैप हो जाएगा। हाइड्रोजन ट्रैप होने की वजह से यहाँ पर एसिडोसिस हो जाएगी, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन की नहीं सिक्रीशन ना होने की वजह से उसको क्या हो जाएगी, अंदर एसिडोसिस हो जाएगी, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। इसलिए अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास जो फेनकोनी सिंड्रोम है वो जो है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये एमसीक्यूज करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस नॉट अल्कलोसिस, क्योंकि जो सिक्रीशन हो रही थी हाइड्रोजन की वो अब नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो जो रीनल ट्यूब्यूलर है उसमें उसकी जो है ज़्यादा हो गई है। देन उसके बाद जो है हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट के बारे में अगर हम बात करें तो होता ही यूँ है कि हमारे जो बाइकार्बोनेट थे वो मीन्स के ये वाले जो हमारे जो है ये बाइकार्बोनेट जो एब्जॉर्ब होने थे यहाँ पर, तो वो अब नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो जब बाइकार्बोनेट बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
जो बाइकार्बोनेट है वो एब्जॉर्ब कम हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब कम हो रहे हैं ब्लड में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब कम हो रहे हैं, तो होता ही यूँ है कि जब वो बाइकार्बोनेट बाहर नहीं जाएंगे, मीन्स के यूरिन में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि अंदर जो है उसके मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। तो ये था हमारा मोस्टली बाइकार्बोनेट से रिलेटेड। ग्लूकोज जो है जाहिर बात है एंटर जो है यहाँ नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि हमारे पास जो यूरिया होगा यहाँ पर, वहाँ पर ग्लूकोज की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स कि ग्लूकोसूरिया हो जाएगा, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू कम होगी। तो ये था जो मेन जो है फैनकोनी सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इसकी डिजीज़ पे आते हैं। ये थी मेन फिजियोलॉजी जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं फैनकोनी सिंड्रोम पे। तो होता ही है कि हमें बताया कि जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो जो है प्रॉक्सिमल आरटीए बोलते हैं। हमारे पास आरटीए दो टाइप के होते हैं, आरटीए 1 और आरटीए 2। तो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल होता है वो 1 होता है और जो डिस्टल होता है वो 2 होता है। तो इसमें जो इसका मोस्टली डिफेक्ट है वो क्या होता है कि प्रॉक्सिमल जो है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मीन्स के प्रॉक्सिमल आरटीए के जो है ये किस्म की डिफेक्ट्स में आती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं, डिफेक्ट इन पीसीटी ओके हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमाइनो एसिड ओके। हम पढ़ चुके हैं ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज अंदर नहीं जा रही तो वो भी यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगी। HCO3 नेगेटिव, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, ये भी सारे जो यूरिन में इंक्रीज होंगे, मीन्स कि ब्लड में ये सारे जो है कम होंगे और यूरिन में ये सारे ज़्यादा होंगे। तो आल सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब बाय द पीसीटी, जिन्होंने ने रीअब्जॉर्ब होना था अब वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो इफेक्ट क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा, क्यों हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन के है उसमें डिफेक्ट था और हमारे पास बाइकार्बोनेट के डिफेक्ट की वजह से जो है HCO3 वो क्या हो रही थी, उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो रही थी। और इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोजन की सिक्रीशन थी वो भी कम हो रही थी, जिसकी वजह, इन दोनों फैक्टर की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन उसके बाद हमारे पास है प्रॉक्सिमल आरटीए जो हम पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा हमारे पास हाइपोफॉस्फेटीमिया और हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया जो यहाँ पर है वो आपने याद करना है कि हमारे पास हाइपोकलीमिया क्यों होता है कि जो हमारे पास जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो पीसीटी में, तो अब डिफेक्ट की वजह से वो क्या करते हैं कि डीसीडी में चले जाते हैं। डीसीडी में जाने के बाद वहाँ पर जो एल्डोस्टेरोन है वो 2 एक्टिव होता है और आगे जो है वो क्या करता है कि पोटाशियम को बाहर निकालता है, सोडियम को अंदर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर है ब्लड में जो पोटाशियम होता है उसकी जो मकदार है वो लो हो जाती है। और हाइपोफॉस्फेटीमिया मीन्स कि ब्लड में भी जो फॉस्फेट है, जाहिर बात है वो फॉस्फेट तो सारी जो यूरिन में जा रही है तो ब्लड में भी इसकी फॉस्फेट की जो मकदार है वो कम हो जाती है। तो हमारे पास ये दो जो है मेन एमसीक्यूज हैं जिसको आपने याद रखना है। देन उसके बाद हमारे पास मेनली जो है काजेस देख लेते हैं। ये मोस्टली जो है हेरिडेटरी कंडीशंस होती हैं। हेरिडेटरी कंडीशंस की वजह से हमारे पास जो विल्सन डिजीज़ है ना, मीन्स के मेटालिक वाली डिजीज़, उसमें क्या होता है कि वो जो पीसीटी में हमारे पास जो पीसीटी होती है यहाँ पर, उसमें जो है यहाँ पर नेक्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और एक्सक्रीशन वगैरह वो नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से कहते हैं कि हेरिडेटरी डिफेक्ट है, विल्सन डिजीज़ में हो जाती है। टायरोसिनीमिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, इन सब में जो है काजेस ये मेनली जो है हेरिडेटरी डिफेक्ट्स की वजह से ये सिंड्रोम होता है। और इसके अलावा स्कीमिया, मल्टीपल माइलोमा, ड्रग्स वगैरह, आइफोस्फेमाइड, सिस्प्लाटिन, एंटीनोविफिर, लेड पॉइजनिंग वगैरह, इन सब की जो है ये मेन काजेज़ हैं। मेनली आपने बस याद करना है कि ड्रग्स और हेरिडेटरी डिफेक्ट है। ड्रग्स में आपने ये चीज़ें याद करनी है और हेरिडेटरी में क्या है, विल्सन डिजीज़ है। और लेड पॉइजनिंग आपने मेन याद करना है, ये मोस्टली एमसीक्यूज में आ जाता है। लेड पॉइजनिंग वो क्या करता है, नेक्रोसिस करता है पीसीटी की, जिसकी वजह से वहाँ पर डिफेक्ट होता है। नोट्स में हम देख लेते हैं कि क्या है। तो नोट्स में हमारे पास देख लेते हैं कि हमारे पास जो मेनली है ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। ग्रोथ रिटार्डेशन क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटाशियम वगैरह इनका डिफेक्ट होता है, ठीक है। और ये रिकेट्स करते हैं, रिकेट्स और मीन्स के ओस्टोपिनिया क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है। ब्लड में जो हमारे पास फॉस्फेट होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रिकेट्स और ऑस्टोपिनिया हो जाता है। और वॉल्यूम डिप्लीशन आल्सो कॉमन। वॉल्यूम डिप्लीशन आल्सो कॉमन इज़ लाइक दैट कि हमारे पास जब अगर अक्सर ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, प्लैब का भी एक ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो ये है फैनकोनी सिंड्रोम है, इसमें डिहाइड्रेशन होती है या जो है इसमें वॉल्यूम डिप्लीशन आती है। तो ये जो है मीन्स अक्सर डॉक्टर कह देते हैं कि इस बच्चे को जो है ना जो है डिहाइड्रेशन, हालांकि ऐसा नहीं होता। उसकी जो वॉल्यूम होता है उसमें डिप्लीशन होता है। डायरिया जो है सेपरेट थिंग। होता ही यूँ है कि हमारे पास जो
जो सोडियम और H2O जो था ना हमारे पास, ये जो सोडियम है और प्लस वाटर, तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है मीन्स कि इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर जो है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम फ्लूइड। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम फ्लूइड जो है हमारे पास सोडियम होता है और वाटर होता है। तो इसमें जो डिप्लीशन होती है उसको हम बोलते हैं कि ये जो है फ्लूइड की डिप्लीशन है। अलबत्ता जो डिहाइड्रेशन है उसमें जस्ट वाटर का जिक्र होता है, मीन्स कि उसमें सोडियम का जिक्र नहीं होता, जस्ट वाटर की कमी की वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो रही होती है। लेकिन फेनकोनी में क्या होता है कि हमारे पास सोडियम और वाटर दोनों की डिप्लीशन हो रही है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये वॉल्यूम डिप्लीशन जो है इसमें कॉमन होती है। अब जब जाहिर बात है वॉल्यूम डिप्लीशन होती है तो जाहिर बात है स्किन जो है हमारी ड्राई हो जाएगी और जो हमारे पास स्किन टर्गर है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमारी जो आँखों का जो है हमारे पास उसमें थोड़ी ड्राइनेस हो जाएगी। ये सारे जो है मोस्टली जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं ये सब इसमें आ जाते हैं। अब अगर हम टेस्ट करें मींस के डायग्नोसिस अगर हम देखें हमारे पास डायग्नोसिस में क्या चीज़ें हम जो है देखेंगे, तो मोस्टली हमने क्या करना है, ब्लड का और यूरिन का दोनों का जो है हमने टेस्ट कराना है। ब्लड और यूरिन का टेस्ट कराने के बाद हमने देखना है कि ब्लड में ज़ाहिर बात है जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही थी वो इधर इंक्रीज़ हैं और यूरिन में जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी तो वो चीज़ें जो है यूरिन में इंक्रीज़ होंगी और ब्लड में कम होंगी। तो इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो पीसीटी है वहाँ पर डिफेक्ट है। जो जो चीज़ें पीसीटी में एब्जॉर्ब होनी थी, एक्सक्रीट होनी थी, उसके डिफ्रेंशिएशन से हमें डायग्नोस का पता चल सकता है। अब जो है हम देख लेते हैं कि मीन्स के ब्लड में हमें पता है कि हमारे पास क्या एब्जॉर्ब हो रहा था। ब्लड में हमारे पास मोस्टली जो है यहाँ पर जो है अब्जॉर्ब हो रहा था सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, यूरिक एसिड। तो ये सारे जो हैं ब्लड में अब ये कम होंगे, मीन्स कि अब्जॉर्ब हो रहे थे ना, अब वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ब्लड में कम होंगे और यही चीज़ें यूरिन में जो है इंक्रीज़ होगी। और मेनली जो है हाइड्रोजन जो है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन वो हम देख रहे थे कि मीन्स के यूरिन में जो है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस जो हमने देखा था वो जो है इंक्रीज़ हो रहा था। तो वो भी हम हाइड्रोजन की जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे ब्लड में भी उसकी और यूरिन में भी उसको चेक करेंगे। हम अब रैंडमली देख लें कि ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ट्रीटमेंट जो है मोस्टली हमारे पास क्या था कि हमारे पास HCO3 जो था हमारे पास लो था, मीन्स कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी, मीन्स कि उसकी एसिडोसिस जो है कंडीशन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम जो है मेनली देंगे लाइक टर्न ऑफ बाइकार्बोनेट देते जाएंगे, गिव बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो हम क्या देंगे, गिव बाइकार्बोनेट। ये हमारे पास जो है फर्स्ट जो है इसका ट्रीटमेंट होगा। देन उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो भी कम थी, मीन्स कि उसकी जो सिक्रीशन है वो कम हो रही थी। सिक्रीशन कम होने की वजह से भी उसको वहाँ पर क्या था, एसिडोसिस था। तो एसिडोसिस होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पर उसको क्योर करेंगे। तो उसमें भी हम क्या देंगे, बाइकार्बोनेट देंगे। बाइकार्बोनेट ही है क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हम बाइकार्बोनेट दे के पहले जो हमने काम करना है एसिडोसिस को कम करना है, क्योंकि एसिडोसिस जो है आगे जाके फर्दर मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देन उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या थी, हाइपोक्लीमिया था। तो हाइपोक्लीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे, उसको पोटाशियम देंगे। हम उसको पोटाशियम देंगे तो जाहिर बात है उसको जो पोटाशियम का वॉल्यूम है ब्लड में जो उसकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो थोड़ा ट्रीट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो कैल्शियम थी वो भी हमारे पास रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही थी और फॉस्फोरस भी, जाहिर बात है फॉस्फोरस भी हमारे पास कम थी। तो इन दोनों को क्या देंगे हम, इन दोनों के क्योर के लिए हम देंगे उसको लूप डायरोटिक्स देंगे। लूप डायरोटिक्स क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो ये था हमारे पास फेनकोनी सिंड्रोम। तो आपने जो है मेनली इसमें जो चीज़ें याद करनी होती हैं वो मेनली आप यही कर सकते हैं कि आपने याद करना है कि इसमें हाइपोक्लीमिया होता है और हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है। तो हमने ट्रीटमेंट के लिए हाइपोक्लीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया और मेटाबॉलिक एसिडिस इन तीनों को ट्रीट करने के लिए आप क्या दे सकते हो, ये चीज़ आपने याद करनी है। देन उसके बाद में जो इसकी काजेज हैं इसके दो हैं, मीन्स के हेरिडेटरी डिफेक्ट्स है या जो है मेडिसिन है। जो मेडिसिन हैं मोस्टली ड्रग्स हैं, मीन्स वो आपने याद करनी है, और लेड पॉइजनिंग, ये तीन चीज़ें जो है मेनली क्वेश्चंस में आती हैं। और इसकी जो नोट्स हैं आपने वो देखना है कि उसकी क्या चीज़ें एक्सक्रीट करी थी, जो एक्सक्रीट होनी थी वो नहीं होगी, या जो एब्जॉर्ब होनी थी वो नहीं होगी, वो आपने जो है इसकी फिजियोलॉजी में चेक करनी है।
आई थिंक सो मैंने बहुत अच्छे से इसको सिंपल तरीके से समझाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।